सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 19 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका कि अभी हाल ही में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। नाम बताइए उनका। उनका नाम आप जानते हैं, कप्तान अमरिंदर सिंह है। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री थे ये पंजाब के अभी तक, कैप्टन अमरिंदर सिंह। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब नए कौन बनेंगे वो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वो भी एक आध दिन में आ जाएगा। बाकी देखो, भूपेंद्र पटेल अभी हमने पढ़ा था, गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने थे। बनवारी लाल पुरोहित की बात करेंगे तो ये अभी तक तमिलनाडु में गवर्नर थे, उसके बाद इन्हें पंजाब का गवर्नर बना दिया गया। और फिर तमिलनाडु में गवर्नर कौन बन गए, जो अभी तक नागालैंड में गवर्नर थे, यानी कि RN रवि। और फिर नागालैंड में कौन गवर्नर बन गए, तो असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, उन्हीं को नागालैंड के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दे दिया गया। बाकी उत्तराखंड के भी नए गवर्नर बने थे, अभी उनका नाम है गुरमीत सिंह। ये तो गवर्नरों की बात होगी, राज्यपालों की बात होगी जो अभी कुछ दिन में चेंज हुए थे। बाकी मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे तो असम के मुख्यमंत्री अभी बने थे कौन, हिमंत बिस्वा शर्मा। केरल के मुख्यमंत्री फिर से बने थे पिनाराई विजयन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे MK स्टालिन, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी से हैं। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने थे कौन, N रंगासामी। कर्नाटक के कौन बने थे, बसवराज बम्मई। और उत्तराखंड के बने थे पुष्कर सिंह धामी। ये नाम भी याद रखना। बाकी बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ हो गई है। अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री थे इस्तीफा दे ही दिया है। गवर्नर बन गए हैं बनवारी लाल पुरोहित। बाकी अभी हमने पढ़ा था कि अभी पंजाब सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए IM पंजाब पहल शुरू की। IM मतलब होता है इनोवेशन मिशन पंजाब। और अभी पंजाब ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, सोनू सूद को। अच्छा, पंजाब का मार्शल आर्ट कौन सा है, गतका है। अभी यहीं पे मेरा काम मेरा मान योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा आपको याद होगा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में टॉप पे आपका पंजाब ही रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बना था पंजाब। और इसी के साथ मैंने आपको याद करवाया था, कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका पाने वाला पहला देश बना था घाना। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। अच्छा, पंजाब का भी 23वां जिला कौन सा बना था, मलेरकोटला बना था, संगरूर जिले से अलग होकर के। यहीं पे चलती है आशीर्वाद योजना, जिसमें सहायता राशि को 21,000 रुपए से बढ़ा करके 51,000 रुपए कर दिया गया। पहले इस पहल का नाम शगुन योजना हुआ करता था। इसमें क्या होता है, गरीब परिवार की बेटियों को शादी के समय सहायता राशि दी जाती है। और होला मोहल्ला त्योहार पूछेंगे कहाँ मनाते हैं, तो पंजाब में मनाते हैं। पंजाब में ही लाल लकीर मिशन शुरू हुआ था। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन यहाँ पे शुरू हुई थी। DG नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हुआ था। ई दाखिल पोर्टल भी यहीं पे लॉन्च हुआ था। बसेरा योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी, विनी महाजन। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट यानी कि व्यापार सुगमता सूचकांक ये कौन सा संगठन जारी करता है, तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को बंद करने जा रहा है। और ऐसा क्यों, क्योंकि साल 2018 और 2020 की रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक पर डेटा अनियमितता यानी कि इरेगुलरिटीज को लेकर के काफी सवाल खड़े हुए हैं। मतलब इस रिपोर्ट में डेटा ठीक से कलेक्ट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से किसी देश की रैंकिंग ऊपर तो किसी देश की रैंकिंग नीचे आती है, जबकि जमीनी स्तर पर यानी कि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बात करें तो चिली की रैंक इस रिपोर्ट में 2014 से लगातार गिरती हुई दिखाई जा रही है, लेकिन वास्तव में वहां पे तो निवेश और विनिर्माण काफी तेजी से हो रहा है। तो एक्चुअल में इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें केवल देश की आर्थिक जो राजधानी होती है उसको आधार बना करके पूरे देश की रैंकिंग कर दी जाती है। जैसे कि अगर भारत में बात करेंगे तो दिल्ली और मुंबई की स्थिति के अनुसार पूरे देश की रैंकिंग कर दी जाती है, जो कि सही बात नहीं है। अगर आप पूछोगे कि इस रिपोर्ट में टोटल कितने मानक होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है रैंकिंग देते वक्त, तो 10 मानक होते हैं, 10 स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये भी ध्यान रखो। और ये तो बात हो गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। आपसे पूछा जाएगा कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और कौन कौन से रिपोर्ट या इंडेक्सेस को जारी करता है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट हो गया, रेमिटेंस रिपोर्ट हो गया, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स हो गया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स हो गया, द सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है जिनको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ये याद रखना। बाकी वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं, देखो एक तो वर्ल्ड बैंक हो गया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। इनकी स्थापना 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। और आपको बता दूं, याद रखना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास हैं। और वर्ल्ड बैंक की एमडी सीएफओ बनी थी अंशुला कांत, ये पहली महिला सीएफओ हैं। चलिए फिर बताइए, अभी भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण 15 का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर होगा नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच होता है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण 15, मतलब ये इसका 15वां एडिशन है। कब से होगा? 20 सितंबर से ये शुरू होगा। कहां पे होगा? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में होगा। और पिछले साल 2020 में कोविड-19 के कारण ये नहीं हुआ था, उससे पहले 2019 में ये हुआ था नेपाल में। अच्छा, अब एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, और एक आध दिन पहले ही अभी 2021 की सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को हमने एक साथ रिवाइज किया था। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, देखते हैं आप में से किस किस को याद है। आप मुझे बताइए कि सिम्बेक्स, SIMBEX, सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में हुई थी और कहां पे हुई थी? उसके अलावा काजिंद, KAZIND, काजिंद नाम की एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में हुई और कहां पे हुई? और अभी उत्तराखंड के रानीखेत में एक एक्सरसाइज हुई थी, वो भी आप बताइए कौन सी वो एक्सरसाइज है और किस देश के साथ में की गई है। बाकी बात यहाँ पे नेपाल की है, तो ये रहा मैप में नेपाल। देखो, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, और काठमांडू में आपको सार्क का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी नेपाली रुपया है। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, और प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो 5 राज्य। कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और नेपाल में भारतीय राजदूत कौन है? विनय मोहन क्वात्रा है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 सितंबर को। तो बांस के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 सितंबर को ये वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाया जाता है। बांस, याद रखना, ये एक प्रकार की घास ही है। और इस बार की थीम क्या है? #प्लांट बैम्बू, इट इज टाइम टू प्लांट बैम्बू। और अभी आपको याद होगा, केवीआईसी ने बोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया था राजस्थान के उदयपुर से, जिसमें बांस के पौधे लगाए गए थे। वैसे वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना होती है 2005 में, हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा? बेल्जियम में। देखो, 18 सितंबर को कुछ और डे भी मनाए जाते हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस, इंटरनेशनल इक्वल पे डे। उसी तरह से विश्व जल निगरानी दिवस, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी मनाया जाता है 18 सितंबर को। इसकी थीम थी पानी का महत्व। और इस बार हमने 18 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस भी मनाया, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, क्योंकि सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार ये 18 सितंबर को आ रहा है। तो ये भी ध्यान रखना। और इसकी थीम क्या है? कीप ट्रैश इन द बिन, नॉट इन द ओशियन, यानी कि कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं। और उसी तरह से सितंबर के तीसरे शनिवार को ही अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस भी मनाया जाता है, जो 18 सितंबर को इस बार मनाया गया। तो देख लो, 18 सितंबर को इस बार हमने 5 डे मनाए। कौन कौन से? विश्व बांस दिवस हो गया, अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस हो गया, विश्व जल निगरानी दिवस हो गया, अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस हो गया, और अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस हो गया। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो हर बार जब भी डे का क्वेश्चन आता है, सारे उस महीने के डे में आपको रिवाइज कराता हूं। तो अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और कमेंट बॉक्स में जाकर के सितंबर के वो सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको लिखने की कोशिश करनी है, जो जो आपको याद है। और फिर देखिए कि आपको क्या क्या याद है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा झुम्पा लाहिड़ी ने। तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता और एक फेमस राइटर हैं ये झुम्पा लाहिड़ी, जिन्होंने अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, जिसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। और अगर आप हमारा डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपको याद होगा, अभी 2021 की ही बात है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है वेयर अबाउट। याद है क्या आपको? बाकी देखो, धीरा खंडेलवाल हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नाम से बुक लिखी। कुणाल बसु की बात करेंगे, इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक लिखी। एक कौशिक बसु भी है, पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नाम की बुक लिखी। इन्हें एक अवार्ड भी मिला था, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। और बसु से एक और नाम मैंने आपको याद करवाया था, तरुण बसु। इन्होंने भी बुक लिखी है एक, जिसका नाम है कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियंस अमेरिकन। तो ये भी आप ध्यान रखना।
चलो एक प्रश्न का जवाब दो। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 ये किसे मिला, ये कहां से हैं और इनके नोवेल का नाम क्या है? बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी बीजिंग 2022 शीतकालीन खेलों का आधिकारिक मोटो क्या है? तो आंसर होगा टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। तो अभी आयोजन टीम ने ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन खेलों यानी कि विंटर गेम्स जो हैं ये बीजिंग ओलंपिक्स जो 2022 में होंगे उसके ऑफिशियल मोटो को जारी किया है, जो क्या है? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। तो ये 2022 में होंगे, विंटर ओलंपिक्स हैं, 4 से 20 फरवरी तक होंगे। ये कहां पे? बीजिंग चाइना में होंगे। बाकी अल्टियस, सीटियस, फोर्टियस, कम्युनिटर, ये याद है कि आपको ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी इसमें एक बदलाव हुआ था। ये आगे के जो 3 शब्द हैं वो तो एज इट इज हैं, ये चौथा शब्द इसमें ऐड किया गया था, कम्युनिटर। तो ये याद रखना। बाकी यूनाइटेड बाय इमोशन ये टोक्यो ओलंपिक का मोटो रहा था, और अब बीजिंग ओलंपिक का आपने देख ही लिया है, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, ये आप ध्यान रखना। बाकी देखो ये भी प्रश्न आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर क्या है, मैस्कॉट क्या है? तो बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। बाकी टोक्यो ओलंपिक की बात करेंगे तो मिराइतोवा और सोमाइती था। सोमाइती टोक्यो पैरालंपिक का था। देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से 2 प्रश्न और याद रख लो। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लुजेन स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में एलआईसी ने किस नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा प्रगति। तो अभी एलआईसी ने अपने विकास अधिकारियों के द्वारा उपयोग के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसका नाम रखा है प्रगति। प्रगति की फुल फॉर्म भी है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। इसी तरह से आपको याद होगा अभी एलआईसी ने अपने एजेंटों के लिए भी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, उसका नाम रखा था आनंद। देखो एलआईसी की बात करें, स्थापना 1956 में होती है, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। अभी इसने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की थी, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे 2021 फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा द वायर को। तो भारतीय समाचार पोर्टल है ये द वायर, जिसको वियना स्थित इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के द्वारा स्थापित 2021 फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड मिला है। तो वार्षिक फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड की स्थापना 1996 में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के द्वारा उन मीडिया संगठनों को मान्यता देने के लिए की गई थी जो बेहतर पत्रकारिता और समाचार एक्सेस के लिए नवाचार कर रहे हैं। नवाचार मतलब होता है इनोवेशन, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य की हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को जीआई टैग दिया गया? तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? एन बीरेन सिंह। उन्होंने घोषणा की है कि वहां की प्रसिद्ध जो हाथी मिर्च है और तामेंगलोंग संतरा है उसे जीआई टैग मिल गया है। और मिर्च से आपको याद होगा कुछ समय पहले सिक्किम की डले खुरसिनी मिर्च को जीआई टैग मिला था, और गोवा की इसी तरह से 2 मिर्च हैं, हरमल मिर्च और खोला चिली, उनको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो मिर्च से ये 2-3 पॉइंट एक साथ लिख लेना आप। और अभी पिछले महीने हम लोगों ने पढ़ा था पश्चिम बंगाल की 2 मिठाइयां हैं सरभजा और सरपुरिया, इनको भी जीआई टैग मिलेगा। लेकिन यहां तो बात मणिपुर की है, तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो मणिपुर की कैपिटल इंफाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हो गए हैं। अभी नए गवर्नर बने थे यहाँ पे, क्या नाम है उनका? एल गणेशन है। और देखो मणिपुर में एक झील आपको मिलेगी लोकटक झील, और इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है, और जिस पे आपको दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी मिलेगा जिसको कहते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये जो लोकटक झील है ना, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वैसे भारत की सबसे बड़ी तो वुलर झील है जो आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। और कुछ समय पहले मणिपुर के काले चावल को भी जीआई टैग मिला था। और मणिपुर से आपको याद होगा ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम का नाम, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे। उसी तरह से मणिपुर से डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह का नाम भी याद होगा, जिन्हें जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। और यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है? हिरण है, जिसको संगई बोलते हैं। और संगई से आपको याद आएगा संगई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में। यहीं पे ही लाई हराओबा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। अभी मणिपुर में ही मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए। यहीं पे ही आजीविका सहायता योजना भी शुरू की गई थी। देखो मणिपुर की है मीराबाई चानू, वेटलिफ्टर हैं ये।
अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। एमसी मैरी कॉम भी यहीं से हैं, मीराबाई चानू भी यहीं से हैं और मीना कुमारी भी यहीं से हैं। और मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है? थांग टा है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान किस राज्य में अपहरण की सबसे ज्यादा वारदात हुई है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी क्राइम इन इंडिया 2020 नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। अच्छा, कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और उसने अलग अलग कैटेगरी में बताया, जैसे कि अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पे है, उसी तरह से हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। लेकिन अगर बात करोगे सांप्रदायिक हिंसा 2020 में, ये उत्तर प्रदेश में 0 रही है। और सांप्रदायिक हिंसा के मामले में फिर नंबर 1 पे कौन है? पूर्वोत्तर दिल्ली। सेकंड नंबर पे बिहार है। उसी तरह से दुष्कर्म के मामले में राजस्थान टॉप पे बताया गया। तो ये अलग अलग कैटेगरी से आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में केवीआईसी ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो आंसर होगा स्पिन। तो अभी केवीआईसी यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन, यानी कि जिसे आप सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उस दिन ये स्पिन नाम से एक योजना शुरू की है, यानी कि 17 सितंबर की बात है। ये स्पिन का मतलब हो गया स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, भारत की क्षमता को मजबूत करना। तो इस योजना के तहत केवीआईसी कुम्हारों को बैंकों से आसान ऋण प्राप्त करने की सुविधा देगा। और इस स्पिन योजना का उद्देश्य क्या है? बेसिकली भारत को मिट्टी के बर्तनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। केवीआईसी मतलब क्या हो गया? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। स्थापना 1956 में ही होती है, जब एलआईसी की होती है। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन कौन है? विनय कुमार सक्सेना। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि किसने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र चालू किया? तो आंसर होगा टाटा स्टील ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, लास्ट में एक बार मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, प्लीज एक बार वहां पे इस लिंक को शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के रिविजन के लिए एक ऑडियो में पर डे बना रहा हूं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया है। जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी एक ऑडियो प्रोफाइल मिलेगी। वहां पे फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। थैंक यू गाइस।